हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आपका वेलकम है। और आज से हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और आज से हम लोग वो अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे कि कल आप लोगों को सूचना मिला होगा कि कैसे कैसे हम लोग को कितने दिनों में किन किन चीज़ों को या किस किस पोर्शन को किस किस तरीके से तैयार करना है, हमने आपको कल बता दिया था। तो अब आज से जो क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं, अब हमको एकदम व्यवस्थित तरीके से और एकदम मन में यह बैठा लेना है कि 5.5 महीने के अंतर्गत हम लोग को ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। सिलेबस है बड़ा और समय है कम, तो जब समय कम हो और बहुत बड़ा लक्ष्य को अगर अचीव करना हो तब हमें उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए जहां से हमारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम लोग एकदम बारीकी से डूबकर हर एक चीज को बारीकियों से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग अपने एग्जाम्स में बेहतर कर पाए। तो आज जो हम इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन आपके सामने लेकर आए हैं या जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहला जो पार्ट होगा, सबसे आज का जो पार्ट होगा या आज की जो टॉपिक होगा, अगर हम टॉपिक की बात करें, आज का जो टॉपिक है, जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने हर जगह सामान्य परिचय पढ़ा होगा, लेकिन इस बार जो थोड़ा सामान्य परिचय पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। सामान्य परिचय का मतलब होता है कि अगर हमें किसी भी चीज को जानना हो, किसी चीज को जानना हो तो उसके पहले उसके बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरीके से जब हम भारत पढ़ेंगे तो भारत का सबसे पहले हम सामान्य चीजों के बारे में जानना जरूरी समझते हैं, इसीलिए हमको पहले सामान्य परिचय ही पढ़ना होता है। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियोज को देखने के बाद, हमारी क्लास को अटेंड करने के बाद आप सभी लोग हमें कमेंट्स, इस YouTube के कमेंट्स में, जो ये हमारा YouTube चैनल है उसमें कमेंट्स देंगे। वीडियो जब चलता है तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें आप लोग कमेंट्स अवश्य करिएगा कि क्लास कैसी लगी और क्या सही वे में क्लास चल रही है जैसा आप लोगों ने उम्मीद किया था, उस आधार पर हम आपको क्लास प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि नहीं, इस बात की सूचना आप हमें जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों को भारत के बारे में पढ़ना है, तो भारत के बारे में एक चीज तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है यानी जो भारत है, भारत शुरू से ही अपनी संस्कृति के लिए, भारत के बारे में कह रहे हैं, आप लोग एक चीज तो जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत ही प्राचीन काल से ही अपने संस्कृति के लिए, अपने वीरता के लिए, अपनी कूटनीतियों के लिए और अपने कह ले तो अपने व्यापार की दृष्टि से शुरू से भारत हमारे पूरे विश्व में एक प्रकाशमय, एक ज्योति के रूप में जलता रहा है। और व्यापार की दृष्टि से भारत सबसे ज्यादा प्रकाशमय हुआ, यानी सबसे ज्यादा प्रकाशित हुआ, लोगों ने जाना जब से। अगर इतिहास में थोड़ा लें तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से देखा जाए तो भारत का और भी ज्यादा व्यापार के दृष्टिकोण से भारत का और भी क्षेत्र क्या हुआ, फैला, जब से यूरोपीय कंपनियों का आगमन होना शुरू हुआ। और भारत एक ऐसा देश है जिसकी बहुत ही सारी खूबियां हैं, अपनी विशेषताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे भारत के बारे में। दरअसल भारत को डायरेक्ट हम भारत के नाम से नहीं जानते हैं। क्या करते हैं? हम भारत को डायरेक्ट भारत के नाम से नहीं जानते हैं, इसे कई नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले अगर ले लें तो इसको हम भारत बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इसको अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, इसको भारत बुलाते हैं। फिर इसको हम क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जम्मू द्वीप बोला जाता है। ठीक, जम्बू द्वीप के बाद एक और नाम आया उठकर जिसका नाम पड़ा आर्यावर्त नाम पड़ा, आर्यावर्त नाम पड़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में क्या बोले? हम लोग इसको इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। तो भारत को प्राचीन काल में कई नामों में विभाजित किया गया, इनकी विशेषताओं के आधार पर इसे अलग अलग नाम से भी जाना गया। तो इन सारी चीजों को हम लोग को बहुत बेहतर तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ना होगा कि कैसे हम इस चीजों को जाने। दरअसल ये बेसिक चीज है, आपको बताना आवश्यक है थोड़ा सा। भारत जो नाम दिया गया वो दुष्यंत भरत जो थे, हमारे बहुत वीर शासक थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, एक नए राजा के रूप में उभरे। तो उन्हीं के नाम पर हम लोग क्या करने लगे? भारत कहने लगे। फिर उसके बाद जम्बू द्वीप आया। फिर जो धीरे धीरे भारत क्या हुआ, भारत में आर्यवर्त, जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों की संख्याएं बढ़ने लगी, यानी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा था, पूरे हिस्सों में आर्यवर्त की आर्यवर्त के लोग धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। तो कुछ समय के लिए भारत को आर्यवर्त कहा गया, फिर इंडिया कहा गया। ठीक है,
मतलब यूनानियों के द्वारा, जब यूनानी प्रवेश किए हमारे सिंधु नदी के द्वारा, इंडस के द्वारा इंडस कहा गया और यहाँ के वासियों को इंडिया कहा गया। इस तरीके से भारत को हम विभिन्न नामों से क्या करते हैं, जानते हैं कि हमारे भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जो पढ़ेंगे, अब हम अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है। ध्यान से समझिएगा, हम भारत की किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो स्टेप हम उठाएंगे, स्टेप फर्स्ट में जो हम लेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टेप फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम इसकी अवस्थिति को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भैया, अवस्थिति को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अवस्थिति के मतलब हम ये जानेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है, भारत कहां पर स्थित है, हमारे पूरी पृथ्वी पर भारत का कहां पर भारत स्थित है और वो कितने देशांतर, कितने अक्षांशों के बीच स्थित है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस खंड के अंतर्गत आता है, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि अवस्थिति के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी का ये जो हिस्सा होता है इसको हम उत्तर बोलते हैं, और पृथ्वी का ये जो हिस्सा होता है इसको हम दक्षिण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक रेखाएं खींची गई और इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो अंश बोलते हैं, यानी फिर हम इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, याद रखिएगा। अब यह जो भूमध्य रेखा जो है, भू का मतलब होता है भूमि और मध्य, मतलब इस पूरे पृथ्वी के मध्य भाग से होकर क्या करता है, गुजरता है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। या इसको हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। और यह रेखा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को कहा जाता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को, हमारे पृथ्वी को लगभग ठीक दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। लगभग क्या करती है भूमध्य रेखा, लगभग ठीक दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अगर यह सेंस निकल कर आया कि यह रेखा पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी भारत हमारा दो खंड में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। कितने खंडों में विभाजित होता है भैया, भैया हमारे भारत हमारा दो खंड में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, दो खंडों में विभाजित हो जाता है भारत भूमध्य रेखा के आधार पर। तो जब कोई भी एक गोला, एक संपूर्ण गोला 360 अंश का होता है, और जब उस गोले को दो विभाजित कर दिया जाए तो 180 अंश का होता है। तो एक पूरे गोले के आधे भाग को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, उसको हम गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गोलार्ध बोलते हैं। तो ये हमारा, ये भी गोलार्ध हो जाएगा और ये हमारा, ये भी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो पृथ्वी का ये कौन सा हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है। तो ये वाला जो हिस्सा हमारा पृथ्वी का कहलाता है, इस पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। वहीं अगर हम नीचे वाले हिस्से को देख लें तो नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो दरअसल यह रेखा अगर हम देखें तो इस रेखा को एक नाम से भी डिनोट किया जाता है, और इस रेखा को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं भैया, अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा। तो अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न में कि अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध में आता है, क्या भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है या दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा भारत है वो अक्षांश रेखा के आधार पर देखा जाए तो भारत हमारा कहां पर आता है भैया, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहां पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो हमने एक चीज तो जाना कि भारत की अवस्थिति के बारे में हमने जाना कि अगर हम पूरे पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी पर अगर अक्षांश रेखा के आधार पर देखा गया तो भारत हमारा कहां पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहां पर आता है भैया, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। ये चीज हमने जाना, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। लेकिन अगर पूछा जाए ये हमारा देश है और पता होना चाहिए पूरे पृथ्वी पर आपको
कितने 71% क्या है, जल है, तो 29% क्या है, स्थल है। ठीक है, 71% क्या है, 71% जल है, तो 29% क्या है भैया, स्थल है। ठीक है, ये हमारा स्थल हो गया, 29% क्या है, स्थल है, और 71% हमारा क्या हो गया, जल है। तो जो हमारा भारत है वो किस स्थल खंड के अंतर्गत आता है? दरअसल यह जो 29% जो स्थल है, यह 7 बड़े बड़े खंडों में क्या होते हैं, विभाजित हैं, और इन्हीं 7 खंडों को हम एक नाम से जानते हैं, और उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है महाद्वीप होता है। क्या होता है भैया, महाद्वीप कहा जाता है। तो महाद्वीप का मतलब क्या होता है, यह समझ लीजिएगा कि स्थल खंड का वह बड़ा भूभाग, महाद्वीप का मतलब समझिएगा स्थल खंड का वह बड़ा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, जो चारों ओर किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। तो सबसे पहली बात यह जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर यह 7 स्थल खंडों में से भारत किस स्थल खंड का हिस्सा है, भारत किस स्थल खंड का हिस्सा है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमारा एशिया स्थल खंड, एशिया स्थल खंड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमारा भारत आता है, पहली बात। ठीक, हमने दो, देखिए हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा। ठीक है, हमने बोला कि अक्षांश रेखा के आधार पर भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह हमने डिफाइन कर दिया। दूसरी चीजें हमने क्या बोली कि अब पूरे पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है। तो इस 29% स्थल को हम लोगों ने 7 खंडों में क्या किया है, विभाजित किया है, और वह 7 खंड हमारे महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। और 7 महाद्वीपों में से भारत जिस महाद्वीप के अंतर्गत आता है उस महाद्वीप का नाम क्या होता है, एशिया महाद्वीप होता है। क्या होता है, एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है, अब यहां पर तो हम इन चीजों को जान गए कि एशिया महाद्वीप होता है। ठीक, और यह एशिया के किस दिशा में आता है, तो यह एशिया के दक्षिण में आता है। भारत एशिया के किस दिशा में आता है, किस दिशा में स्थित है, तो भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। क्या है, दक्षिण में स्थित है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात अगर देखा जाए तो भारत इस 29% स्थल का पूरे विश्व में कितने प्रतिशत स्थल घेरे हुए है? भारत जो है यह 29% स्थल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो जो हमारा भारत है वह पूरे 29% स्थल का 2.4, ठीक है, 2.43% स्थल है। कितना है भैया, पूरे 29% स्थलों में से भारत कितना है, 2.43% है हमारे भारत का हिस्सा। समझ में आ गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर भारत जो है, भारत का यह जो खंड हमें देखने को मिल रहा है वो किसका हिस्सा माना जाता है, भारत आखिर किसका हिस्सा है? तो आप लोग पढ़े होंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़े होंगे, मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि ये हमारी पूरी पृथ्वी थी, और आपको पता होगा पृथ्वी जो है वो एकदम हमारा एकदम तपता हुआ एक आग का क्या था, तपता हुआ एक आग का गोला था। क्या था भैया, तपता हुआ एक आग का गोला था। और यह गोला धीरे धीरे क्या हुआ, यह गोला जो है वो धीरे धीरे शांत हुआ। जब शांत हुआ तो वर्षा होने लगी, और जब वर्षा हुआ, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी हुआ। तो आप जब वर्षा हुआ तो जितने स्थल खंडों को, जितने स्थलों को वर्षा डुबा सकी, फिर से सुनिएगा, पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला था। ठीक है, और धीरे धीरे बहुत लाखों करोड़ों वर्षों तक यह जलता रहा। ठीक, और धीरे धीरे ये क्या हुआ, इसका तापमान शांत हुआ। लेकिन इसके आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बहुत तीव्र है, लेकिन उसके सरफेस पर क्या हुआ, तापमान एकदम सामान्य रूप से हो गया। और फिर वर्षाएं होने लगी काफी समय तक। तो जब वर्षा होने लगा, तो वर्षा जब हुआ तो वर्षा के जल ने जितने स्थल खंडों को डुबाना था उतने स्थल खंडों को उन्होंने डुबा दिया, और जो स्थल खंड बच गए उसी को हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो आज जो हम 7 महाद्वीपों को अलग अलग खंडों के रूप में विभाजित देखते हैं, वह पहले एक स्थल खंड के रूप में हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पहले वो एक स्थल खंड के रूप में हुआ करता था, और उसकी चारों तरफ क्या हुआ करता था, बहुत बड़ा जलमग्न जलमंडल हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो हिस्सा हमारा कहलाया, ये पेंजिया कहलाया, और उसके चारों तरफ के हिस्से को पैंथालासा कहा गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस स्थल खंडों में किसी प्रकार का हलचल हुआ, और यह स्थल खंड क्या हुआ,
बीच से क्या हो गया, टूट गया, और टूट कर यह दो भागों में क्या हो गया भैया, विभाजित हो गया। तो जो ऊपरी हिस्सा कहलाया उसको हम अंगारा लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अंगारा लैंड बोलते हैं। तो ध्यान समझिएगा, क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड बोलते हैं। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोला जाता है। ठीक है, अब ये दो भागों में टूटे और यही दो भाग टूटकर आज 7 भागों में हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। तो अंगारा लैंड के अंतर्गत जो हमारे हिस्से आते हैं, जो जो हमारे महाद्वीप आते हैं, इसके अंतर्गत जो आता है वो हमारा आता है उत्तरी अमेरिका। कौन कौन से आता है भैया, उत्तरी अमेरिका आता है। उत्तरी अमेरिका के बाद जो आता है वो कहलाता है यूरोप कहलाता है। और यूरोप के बाद जो अगला आता है उसे हम एशिया बोलते हैं। यानी अंगारा लैंड का अगर हिस्सा पूछा जाए कि अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन से हमारे देश आते हैं, तो उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है। वहीं अगर गोंडवाना लैंड के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका आता है। कौन सा आता है भैया, दक्षिण अमेरिका आता है। दक्षिण अमेरिका के बाद अगर बात किया जाए तो हमारा अफ्रीका आता है। कौन सा आता है, अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद देखा जाए तो इंडिया आता है। इंडिया के बाद देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका आता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी हिस्से क्या होते हैं, यहां पर होते हैं। दरअसल ये अफ्रीका से ही हमारा भारत पहले जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से ही खंडित होकर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। तो पहले जो हमारा भारत था, पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। लेकिन धीरे धीरे ये, क्योंकि दो बल लगे थे, एक उत्तर की ओर बल लगा था और एक पश्चिम की ओर बल लगा था। जो पश्चिम की ओर बल लगा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल था चंद्रमा के द्वारा। और जो उत्तर की ओर बल लगा था उसे ज्वारीय बल कहते थे। तो भारत पर सबसे ज्यादा ज्वारीय बल का असर हुआ, इसलिए भारत यहां से उठकर कहां चला गया, यहां चला गया, यानी एशिया के साथ जाकर जुड़ गया। तो भारत का जो हिस्सा अगर माना जाता है कि भारत किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ऐसे प्रश्न कभी आपके एग्जाम्स में आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा भारत है वो भारत हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा भैया, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये चीज भी अपने आप माइंड में बैठा लीजिएगा कि भारत किसका हिस्सा होता है, भारत हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और दरअसल दूसरी चीज एक बात और बता दें, इन सबको लिखेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा, बताते चल रहे हैं। दूसरी बात एक चीज और हम बता दें अवस्थिति के बारे में कि सिर्फ भारत ही नहीं है, भारत ही सिर्फ नहीं है, जो दक्षिण में स्थित है, ऐसा गलत बात है। दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत सिर्फ भारत को ही शामिल नहीं किया गया, बल्कि भारत के साथ साथ 6 अन्य देशों को भी, भारत के साथ साथ 7 और देशों को भी शामिल किया गया, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सभी के सभी मिलकर दक्षिण एशिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, दक्षिण एशिया का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा भारत जो है, अगर पूछा जाए कि भारत किसका हिस्सा है तो भारत कहिएगा दक्षिण एशिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। पूछा जाए भारत से संबंधित और अन्य कौन कौन से देश आते हैं दक्षिण एशिया के अंतर्गत, तो आप बता सकते हैं, वो बाद में पढ़ाएंगे, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आता है अफगानिस्तान, यहाँ आता है पाकिस्तान, यहाँ आता है हमारा चाइना, ये होता है नेपाल, ये होता है भूटान, ये होता है म्यांमार और ये होता है बांग्लादेश। तो जो हमारा भारत है वह दक्षिण एशिया का हिस्सा है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। समझ में आ गया। और एक बात और जानिएगा, भारत के जो ये वाला जो क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, यह क्षेत्र एक नवीन क्षेत्र होते हैं। इनकी उत्पत्ति बाद में हुई, ध्यान समझिएगा, एक क्रम बता देते हैं। देखिएगा सबसे पुराना देखा जाए तो भारत का सबसे पुराना खंड ये वाला होता है, सबसे पुराना खंड होता है, सबसे पुराना खंड, सबसे पुराना खंड है ये। क्या है, सबसे पुराना खंड है। सबसे पहले अगर भारत का निर्माण जो हुआ था वो भारत का निर्माण वाला ये सबसे प्राचीन खंड माना जाता है। ठीक है, पहले नंबर पर। इसके बाद अगर किसी भारत के किसी अंग का निर्माण हुआ है तो वह निर्माण हुआ है इन क्षेत्रों का, इस क्षेत्रों का। तो ये जो क्षेत्र हमारे आते हैं यह नवीन क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, नवीन क्षेत्र होते हैं। ये कौन से क्षेत्र होते हैं भैया, नवीन क्षेत्र होते हैं। और दरअसल ठीक नवीन क्षेत्रों के बाद ही यहां पर जो बीच में जो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इन क्षेत्रों का जो क्षेत्र देख रहे हैं, तो इसका निर्माण हिमालय के निर्माण होने के बाद में हुआ। तो यह जो क्षेत्र कहलाता है, यह मैदानी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मैदानी क्षेत्र कहलाता है। तो अगर एक चीज देखा जाए तो भारत का निर्माण, जैसे आज हम वर्तमान समय में भारत को संपूर्ण एक नक्शे के रूप में देखते हैं, ऐसा हमारा भारत नहीं था। भारत जैसे कि एक मां के पेट में एक बच्चा पहले दिन से लेकर 9 महीने तक का सफर तय करता है और हर महीने उसके आकार, आकृति, रूप, रंग में परिवर्तन होता है, ठीक उसी तरीके से भारत जब हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और भारत जब अफ्रीकन प्लेट से कटकर उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया, तो भारत में भी, भारत के खंडों में भी परिवर्तन देखने को मिलता चला गया। और जब जाकर वह एशिया से टकराया तो हमारे हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ। जब हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ तो हिमालय क्षेत्र से कई सारी नदियां निकलती थी, और नदियां जब निकलती हैं तो अगल बगल कटाव करती हैं, और कटाव कर कर अपना मालवा जमाव, जो कंकड़ पत्थर मिट्टियां होती हैं, वो लाकर इन्हीं क्षेत्रों में गिरा दिया करती थी। यह क्षेत्र, यह सागर धीरे धीरे भरता चला गया और एक समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जो भारत का जो हमारा खंड देखने को मिलता है, भारत का खंड एक जगह पर एक ही नहीं, एक समान रूप से हर जगह भारत के खंड की नहीं, बल्कि भारत का खंड कई रूपों में विभाजित है और अलग अलग क्षेत्रों में उसकी अलग अलग विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। बात सुन रहे हैं? तो आज जो हमने इसकी सिर्फ अवस्थिति के बारे में चर्चा की कि क्या क्या अवस्थिति है, कैसे कैसे क्या है। अब हम जो आपको बताया कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा है, तो वो हम दिखा दें कि कौन कौन से क्षेत्र आपके आते हैं। तो ये हमारा जो कहलाता है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? अफगानिस्तान होता है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है? पाकिस्तान है। इसके ऊपर क्या आता है? अफगानिस्तान आता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है अफगानिस्तान होता है, अफगानिस्तान हो गया। ये क्या होता है? ये पाकिस्तान हो गया। और ये क्या होता है? ये हमारा चाइना हो गया। ये क्या है? ये हमारा नेपाल हो गया। ये क्या है? ये हमारा भूटान हो गया। और ये क्या है? ये हमारा म्यांमार हो गया। और ये क्या है? हमारा बांग्लादेश हो गया। तो भारत के कुछ अपने उत्तर में देखा जाए तो कुछ इनके स्थलीय पड़ोसी देश भी हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों में यानी जो दक्षिण एशिया के देश हैं, उनमें भारत का कुछ बहुत अच्छा संबंध नहीं है हमारे भारत के साथ कुछ देशों का। जैसे देखा जाए, जैसे पाकिस्तान से भारत का उतना अच्छा संबंध नहीं है, चाइना के साथ उतना अच्छा हमारा संबंध नहीं है। ये हमारे भारत के दो ऐसे स्थलीय पड़ोसी देश हैं जिनके साथ शुरू से भारत ने एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन आज भी वो सुलझा नहीं और आज भी इन दोनों देशों के बीच में किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद हमेशा होता रहता है। तो आज हमने भारत की स्थिति की चीजों के बारे में हम बस इतना ही जाने हैं। देखिए, हर एक चीज को पकड़िएगा, हर एक चीज को समझते चलिएगा, तभी आपका क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगा। तो आज हमका जो लेक्चर आज हम जो पढ़ेंगे बस उसमें अवस्थिति के बारे में जानेंगे। अभी अवस्थिति के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ बाकी है। आप लोग देखोगे कि जो हम सामान्य परिचय नॉर्मल तरीके से किताबों में दिया रहता है, उससे हम हटकर बहुत सारी चीजें इस बार हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत आधुनिक तरीके से पढ़ाएंगे, एक एक चीजों को डिफाइन कर करके हम आपको। तो आज हमने बस इतना ही जाना अवस्थिति के बारे में कि भारत की स्थिति के बारे में जाना कि भारत अक्षांश रेखा के आधार पर वो सिर्फ हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में जो 7 खंड है, उस 7 खंड एक खंड एशिया के अंतर्गत आता है और एशिया का जो दक्षिण एशिया है, जो दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो 8 देश हमारे आते हैं, उन 8 देशों में से हमारा एक भारत भी देश है जो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। फिर हमने भारत के खंडों के बारे में पढ़ा। हमने बताया कि जो भारत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहा जाता है। दरअसल हमारे बताया था कि जो आज 7 खंड हमें देखने को मिलते हैं वो सब बहुत पहले वो एक खंड के रूप में हुआ करते थे। उन खंडों वो खंड 2 भागों में विभाजित हुए, जिसको अंगारा लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ये देश आते हैं, ये महाद्वीप आते हैं, ये खंड आते हैं और अंगारा लैंड के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। फिर हमने बताया कि भारत किसका हिस्सा है। फिर हमने बताया कि भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, ये हमारा नवीन क्षेत्र है, ये हमारा नवीन मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर लेक्चर को समाप्त करेंगे और जैसे ही हमने इस फिगर को बनाया है वैसे ही अपने फिगर अपने कॉपी पर बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कॉपी पर इस चीज को बना लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से।
समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, अगला लेक्चर हम अवस्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर हम इससे भी बेहतरीन चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, अपना कमेंट्स जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने हम पर भरोसा कर इस बैच में एडमिशन दिया है और हम आपका भरोसा कहीं से भी थोड़ा भी डगमगाना नहीं देना चाहते। हम अभी धीरे ही चलेंगे, ध्यान समझिएगा। अभी हम आपको स्लो मोशन में ले चलेंगे, 10 दिन बस स्लो मोशन में, इसलिए ताकि आप हमारी लैंग्वेज को समझ सकें। अब इसके बाद जो आपकी क्लास चलेगी वो ज्योग्राफी मेंस की होगी, जिसमें पहला टॉपिक होगा वोल्केनोज के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो वहां पर भी हम आपको छोटा ही क्लास देंगे, इसलिए ताकि आप तालमेल बैठा ले हमारे साथ। अगर हमारी आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाएगी तो फिर हम तेजी से उसको पिकअप बढ़ाकर आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके आप हम लोग हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।